नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट आरबीएस कॉलेज आगरा, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च पेपर को कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिसर्च पेपर लिखने से पहले कभी भी आप रिसर्च पेपर लिखें, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने जर्नल से रिलेटेड कम से कम 10 रिसर्च पेपर पढ़िए। कम से कम 10। जब आप 10 रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि पेपर लिखा कैसे जाता है। अगर आप बिना पढ़े पेपर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप पहले ही नर्वस हो जाएंगे। तो जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो पेपर लिखना चाहते हैं, कम से कम 10 रिसर्च पेपर को आप पहले पढ़िए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर, उसके बाद ही लिखना चालू कीजिए। अदरवाइज आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, आप गलत लिखेंगे, आपकी मेहनत बेकार जाती रहेगी। तो मैं मेहनत बेकार जाए उससे बेटर है आप पहले पहले ये जानिए कि लिखना कैसे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे को ये नहीं पता होता है लिखना कैसे है रिसर्च पेपर। तो आइडिया ही नहीं होता है, वो पूछे सर थोड़ा तो आइडिया दे दो। मैं उनको क्या आइडिया दे दूँ? मैं जब उनको बताता हूँ आपने कभी रिसर्च पेपर पढ़ा, नहीं पढ़ा। जब नहीं पढ़ा, आप खुद आइडिया नहीं लेना चाह रहे हो, आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि मैं खुद पेन लेकर के आपका पेपर लिख दूँ। उनके मन में तो यही होता है कि मैं कैसे उनको हेल्प कर दूँ। ऐसा नहीं, जब उनको सही सॉल्यूशन दो तो वो लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन तो यही है कि पहले आप खुद पढ़ें, उसके बाद आपको अपने आप आ जाएगा। कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, रिसर्च पेपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है। एक ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले आता है रिसर्च पेपर का टाइटल। वो टाइटल ये दर्शाता है कि इस टाइटल से पता चलता है कि इस पेपर में आपको क्या जानने को मिलेगा। जैसे मैं अपने पेपर की बात करूँ, उसमें पेपर था नॉलेज एंड एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक पोटैटो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो इसमें वो क्या जानने को मिला, नॉलेज एंड एडॉप्शन। टाइटल के बाद आता है ऑथर्स के नेम, किन किन ऑथर्स के। देखिए, फर्स्ट ऑथर जो होता है वो एज जो जो भी रिसर्च कर रहा है वो फर्स्ट ऑथर होता है। उसके बाद में वो जिनका जो उस रिसर्च में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनका नाम रहता है। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। ऑथर्स के बाद अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक सारांश टाइप में होता है जो पूरे पेपर, अब सपोज कीजिए किसी को पेपर पढ़ना है तो पूरा पेपर तो नहीं पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपका अंदाजा लगा लेगा कि क्या ये पेपर मेरे लिए रिलेवेंट है या नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको मेजर मेजर चीज़ देनी होती है बहुत, कि आपका हर 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, 2 लाइनों में मटेरियल मेथड होगा कि आपने कैसे मटेरियल मेथड यूज किया, 2 लाइनों में उसका फाइंडिंग, उसका मैक्सिमम 300 वर्ड्स में, मैक्सिमम 250 to 300 वर्ड्स में आपको एब्स्ट्रैक्ट खत्म करना होता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है, पूरी न्यूज़ बाद में देखते हैं, मेन हेडिंग पढ़ते हैं, मेन हेडिंग से हम अंदाजा लगाते हैं ना कि आगे अंदर न्यूज़ में क्या होगा। सेम ऐसे ही रिसर्च पेपर में होता है। फिर एक आप ध्यान देते हो कि एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उसमें कुछ एक पॉइंट बना करके चीज़ लिखी होती है। वो जो मेजर पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, या फोटो जो होती है अट्रैक्ट कर सके, ताकि अंदर और इंटरेस्टिंग न्यूज़ मिल सकती है हमको। वो इसीलिए दिया होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स 4 या 5 मेजर कीवर्ड्स डालने होते हैं जो हमारे पूरे रिसर्च, वो कीवर्ड्स ऐसा समझ लीजिए कि उन्हीं कीवर्ड्स की वजह से हमारा, आप कुछ भी सर्च कीजिए तो कीवर्ड्स हमारे जो गूगल होता है कीवर्ड्स को कैच करके हमारे रिसर्च पेपर को ढूंढ के दे देता है। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में, हम जो पेपर लिखा है उसके बारे में तो बताएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। सपोज कीजिए हमने बताया कि नॉलेज एंड एडॉप्शन ऑफ पोटैटो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हम पोटैटो के बारे में बताएंगे कि पोटैटो क्या होता है, उसका क्या प्रोडक्शन है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या लोगों के पास नॉलेज है, उसके बैकग्राउंड की बातें, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है पोटैटो का, क्या मेजर नॉलेज है लोगों के, क्या साइंटिफिक नॉलेज है, क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को उसको एडॉप्ट करने में, और प्लस लोगों ने एडॉप्शन के अलावा क्या क्या सोल्यूशन दिए हैं, और प्लस हम ये भी बताते हैं कि हमारा पेपर इस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सोल्यूशन दे रहा है। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के बाद में मटेरियल एंड मेथड्स के बारे में। मटेरियल एंड मेथड्स पार्ट्स होता है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने अपनी रिसर्च को कैसे कैरी किया, हमने अपनी रिसर्च को कैसे किया, क्या मटेरियल्स यूज़ किए मैंने, क्या मेथड्स मैंने यूज़ किए।
किन किन जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मटेरियल लिमिटेड होते हैं, तो हम ये पता वही चीज़ हम उसमें सारे मेंशन करते हैं और प्लस रेफरेंस भी देते हैं कि और लोगों ने भी क्या मटेरियल मेथड्स यूज किए हैं, जो आप यूज कर रहे हैं बाकी लोगों ने मटेरियल मेथड यूज किया है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। फिर बात करते हैं, जब तीसरा पार्ट आता है हमारा मटेरियल मेथड्स के बाद में रिजल्ट एंड डिस्कशन। हम बताते हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है, फाइंडिंग्स मेरी आई हैं, वो उसके बारे में हम बताते हैं, जिसमें हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। टेबल्स के अंदर हम अपना डाटा देते हैं। टेबल्स के साथ साथ में हम ग्राफ का भी यूज करते हैं ताकि बहुत से लोग ग्राफ से समझ सकें। टेबल एंड ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है, बिना टेबल और ग्राफ के रिसर्च पेपर ना ही लिखे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिजल्ट तो आपने दिया है, जो टेबल के बेस पर जो आप लिख रहे हो वो उसका होता है रिजल्ट। अब डिस्कशन वो क्यों ऐसा है जो आपने ऑब्जर्व किया था जिस समय आप रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं वहीं पर। और प्लस रिजल्ट डिस्कशन में हम ये भी चीज़ मेंशन करते हैं, आपने कहीं लिखा हो देखा होगा द सिमिलर फाइंडिंग आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑथर एट ऑल करके। तो ये होता है कि हाँ, जो आपका रिजल्ट आया है ऐसी फाइंडिंग्स किसी और के ऑथर में भी, पेपर में भी चीज़ें पाई जाती हैं, पाई गई थी, वो आप मेंशन करते हैं। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में हम इस चीज़ को मेंशन करते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सेकेंड लास्ट पार्ट होता है ये हमारे पेपर का कंक्लूजन। इसमें हम ये लिखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है और जो डिस्कशन है, रिजल्ट एंड डिस्कशन के बेस पर हमारी पूरी इस रिसर्च के बेस पर हम क्या कंक्लूड करना चाह रहे हैं, कि हमारी ये मेजर, हमने पूरा पेपर में कई सारी प्रॉब्लम आई जिसका ये सॉल्यूशन था, तो मेजर मेजर ये प्रॉब्लम थी जिनका ये सॉल्यूशन है, और क्या रिकमेंडेशन हम उसी में देते हैं कि क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव होनी चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन निकल करके आया, तो आप कंक्लूजन देखिए इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन आया है और ये यहाँ यहाँ चीज़ें और जगह भी अप्लाई हो सकता है। और प्लस गवर्नमेंट को या किसी और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि और बेटर सॉल्यूशन हो सके, जो आपने खुद अपनी फाइंडिंग्स में ऑब्जर्व किया है। ये कंक्लूजन हमारा पार्ट होता है। इसके बाद लास्ट में पार्ट आता है रेफरेंस का। देखिए रेफरेंस वो होता है, सपोज कीजिए आप कोई रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं, तो रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपने कोई रिसर्च पेपर ही तो पढ़ा होना चाहिए। आप इंट्रोडक्शन, सपोज कीजिए आप इंट्रोडक्शन में कोई पार्ट डाल रहे हैं कि इस ईयर में इतना प्रोडक्शन पोटैटो का कम हुआ था या ज़्यादा हुआ था, तो ये मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं से तो मैंने पढ़ा होगा ना, तो उसका वहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है कि ये जो भी मैं डाटा मेंशन कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में वो कहाँ का है। क्योंकि देखिए रिजल्ट डिस्कशन में तो मेरा ओरिजिनल डाटा होता है, हमारे वो प्राइमरी डाटा है, वो सेकेंडरी डाटा है, तो सेकेंडरी डाटा आप जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं उसका आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने आप आ जाएगा। फिर जब आप लिख लें पेपर, तो किसी अच्छे साइंटिस्ट से पास जा करके उसको चेक कराएं, उससे रिक्वेस्ट करें कि सर प्लीज़ मैंने रिसर्च पेपर लिखा है, प्लीज़ इसको चेक कर दीजिए, आप थोड़े करेक्शन बता दीजिए, मुझे इस जर्नल में भेजना है, वो आपको बता देंगे। और जिस भी जर्नल में आपको पेपर पब्लिश करना है उसकी ऑथर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होना चाहिए। कितने का स्पेस होना चाहिए, कितने का फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑथर गाइडलाइन में दी होती है, वो आपको देखनी है। फिर इसके बाद अब बात करते हैं कि किसी भी साइंटिस्ट को दिखाने के बाद उसमें जब सारे करेक्ट हो जाएं, वो साइंटिस्ट अप्रूव कर दें कि हाँ ठीक है अब आपका पेपर अच्छा है, तो जा कर के आप फिर उस पेपर में, उस जर्नल में सबमिट कर दीजिए। और किसी भी साइंटिस्ट के पास जाने से पहले उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर प्लीज़, हो सकता है आपका एडवाइजर ही आपको बता दें तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो जो आपके सब्जेक्ट में जिनको आप जानते हो कि जिनको काफ़ी नॉलेज है, आप उनके पास जाइए। हालांकि लोग बिजी होते हैं रिसर्च, जितने भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, एक दो बार रिक्वेस्ट करेंगे, मान जाएंगे उसमें, और फिर अपना ही काम के लिए रिक्वेस्ट करने में आपका कोई नुकसान तो नहीं है, बेनिफिट ही है, इसलिए आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। आज के लिए वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक मैं छोटी सी अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वह जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनको बुक्स की ज़रूरत है, कोई बुक परचेज नहीं जिन कर सकता है, तो वो अपना एड्रेस और अपना नाम या अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझको कमेंट बॉक्स में बता दें, तो या मुझको आप कॉल भी करके बता दें, तो मैं उन तक वो बुक्स पहुंचा दूंगा, ताकि
उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से वो अपनी तैयारी में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।